आज के वीडियो में बात करेंगे हम राज्य की। भारतीय संविधान में राज्य का वर्णन उसके अनुच्छेदों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है और राज्य एक सर्वाधिक प्रभावी संस्था है और किसी भी देश या राष्ट्र से जो राज्य एक संस्था है प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। भारतीय संविधान समझने से पहले सबसे पहले हमें राज्य समझना आवश्यक है। राज्य से संबंधित प्रश्न यूपीएससी की आईएएस परीक्षा, इसके अलावा यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। और अगर राज्य की परिभाषा की बात करें तो राज्य एक सर्वाधिक प्रभावी सामाजिक संस्था है और सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक अभिकरण के रूप में इसकी भूमिका हमेशा से रही है। और जैसे जैसे समाज का क्रमिक विकास होता गया तो वर्तमान में जो सामाजिक जीवन जटिल होता गया, इसलिए राज्य की भूमिका बढ़ती गई और समाज में नियंत्रण और शांति स्थापित करने के लिए राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज राज्य दार्शनिकों ने राज्य की जो परिभाषा है अलग अलग प्रकार से दी है। जैसे व्यक्तिवाद ने राज्य को एक बुराई के रूप में माना है और आवश्यक भी माना है, अर्थात राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसके अलावा आदर्शवादियों ने राज्य को एक सावयवी संस्था या जीवित जागृत शरीर, जो मनुष्य का जीवित जागृत शरीर है, उसकी साथ उसकी तुलना की है राज्य की। और हीगेल ने इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य को आदर्श तथा नैतिकता का मूर्त रूप या एब्स्ट्रैक्ट बॉडी बताया है और धरती पर ईश्वर की यात्रा बताया है। और मार्क्स या साम्यवादियों ने राज्य को एक वर्गीय संस्था के रूप में स्वीकार किया है और राज्य को एक ऐसा साधन माना है जिसमें भेदभाव बना रहता है, जिसमें दो वर्ग होते हैं। एक पूंजीपति वर्ग होता है जो अल्पसंख्यक होता है, एक कमेरा या मजदूर वर्ग होता है जो बहुसंख्यक होता है। पूंजीपति वर्ग मजदूर और कमेरा वर्ग का शोषण करता है और अपनी शासन व्यवस्था को कायम रखता है। और इससे बढ़कर जो फांसीवादी थे, फांसीवादियों ने राज्य की परिभाषा विस्तृत रूप में दी है और उन्होंने कहा सब कुछ राज्य के अंतर्गत ही है, राज्य के विरुद्ध और उसके बाहर कुछ भी नहीं है। और ऐसी मत जो विभिन्नता है कई समाज दार्शनिकों में मिलती है और राज्य की जो अवधारणा है वर्तमान में काफ़ी परिवर्तित होती गई है। और इस संबंध में हम राज्य की जो आगे परिभाषा है, इसके घटक, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे विभिन्न राजनीतिकों और समाज राज्य दार्शनिकों ने जो इसकी परिभाषा दी है इस प्रकार है। जैसे मैकावर ने कहा है राज्य एक ऐसा संगठन है जो कानून के द्वारा शासित होता है और कानून के अधिकार में रहता है और इसके एक निश्चित भूभाग में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जो राज्य की परिभाषा दी है वो इस प्रकार है, जो कानून के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भूभाग में रहने वाली जनता राज्य उसने बताई है। इसी प्रकार जो गैटिल ने बताया है कि राज्य व्यक्तियों का एक समुदाय है या कम्युनिटी है जो स्थायी रूप से एक निश्चित भूभाग में बसा होता है और जो बाहरी कानून से नियंत्रण से मुक्त होता है, अर्थात उसमें जो बाहरी कानून होते हैं, राज्य के बाहर के जो देशों कानून होते हैं उस राज्य पर लागू नहीं होते, उस जनता पर लागू नहीं होते हैं। और जिस राज्य की एक संगठित सरकार होती है और वह राज्य अपने क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत निवास करने वाले सभी व्यक्तियों और कानूनों को समान रूप से लागू करती है, अर्थात व्यक्तियों पर कानूनों को समान रूप से लागू करती है और समूहों के लिए कानून बनाती है। और इस संबंध में जो परिभाषाओं का इनका निचोड़ देखा जाए तो उसमें चार तत्व राज्य के निकलते हैं: एक जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित सरकार, एक संप्रभुता। इसमें संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। सबसे पहले जनसंख्या की बात करते हैं। जो जनसंख्या है या जनता है राज्य का प्रमुख और आवश्यक तत्व या घटक है। और राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति शक्ति के सूत्र में नियंत्रित होते हैं, जुड़े होते हैं। और इसलिए जनसंख्या राज्य का अनिवार्य तत्व माना जाता है, क्योंकि व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण होता है और क्योंकि जनता के अभाव में या लोगों के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और अगर राज्य की जनसंख्या की बात की जाए तो समाज राज्य दार्शनिकों ने प्राचीन काल से लेकर अब तक जो जनसंख्या बताई इस प्रकार है। जब प्लेटो ने किसी राज्य की आदर्श जनसंख्या 5040 बताई है और जबकि अरस्तु ने किसी राज्य की आदर्श जनसंख्या 10,000 बताई है। लेकिन अगर वर्तमान या आधुनिक समय में देखा जाए तो जनसंख्या बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि इतनी कम जनसंख्या वाले गांव भी आजकल नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो कुछ ऐसे राज्य या देश है जिनकी जनसंख्या लाखों में ही है, जैसे इजराइल हुआ या सिंगापुर हुआ। इसके अलावा कुछ बड़े देश भी हैं जिनकी जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर है, जैसे भारत और चीन की जनसंख्या 142 करोड़ के आसपास है। तो अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या की कोई निश्चित सीमा नहीं है कि
कितनी जनसंख्या किसी राज्य के संदर्भ में होनी चाहिए, अगर बेटगन सिटी को राज्य माना जाए तो उसकी जनसंख्या बहुत ही कम है। इसके बाद राज्य के बाद बात आती है निश्चित भूभाग, एक भौगोलिक विस्तृत क्षेत्र जो दूसरा घटक है या दूसरा अंग है राज्य का। और भूमि के अभाव में राज्य का जो अस्तित्व संभव ही नहीं है, क्योंकि राज्य इसी अर्थ में अन्य समुदाय या कम्युनिटी से भिन्न होता है क्योंकि राज्य के लिए भूमि का होना आवश्यक है और राज्य के भीतर ही या भूमि के ऊपर ही लोग अस्तित्ववान हो सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इसलिए एक निश्चित भूमि का होना आवश्यक है। अगर भूमि के संदर्भ में देखा जाए तो 1948 से पहले जब इजराइल नहीं बना था तो जो यहूदी थे पूरे यूरोप में, यहाँ तक कि अमेरिका में फैले हुए थे, 1948 में उन्हें निश्चित जमीन मिल गई फिलिस्तीन और इजराइल के आसपास, गाजा पट्टी के आसपास या पश्चिमी क्षेत्र के आसपास। तो उन्होंने एक संगठित या स्थायी राज्य का निर्माण किया जो आजकल अस्तित्व में है। और अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई राज्य दो भागों में बटा हो सकता है। जब तक पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं हुए थे तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान दो अलग अलग भूभागों में बटा हुआ भी एक राष्ट्र के या राज्य के रूप में माना जाता था। लेकिन बाद में बांग्लादेश बन जाने के बाद पाकिस्तान केवल उसका पश्चिमी भाग ही रह गया। अगर निश्चित भूभाग की बात की जाए तो उसके अंतर्गत स्थलीय भाग ही नहीं, इसके अंतर्गत नदियां भी आते, सरोवर भी आता है, झीलें, पर्वत, खनिज पदार्थ, समुद्री तट से लगा हुआ 12 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, दायरा होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सीमा के नियमों के अंतर्गत आता है वो राज्य के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अलावा किसी राज्य के भूभाग के ऊपर का वायुमंडल वो राज्य के अंतर्गत ही आता है। इसलिए यह कहा जाता है कि जो राज्य भौगोलिक दृष्टि से जितना संपन्न होगा वह राज्य उतना ही अधिक आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। और इस प्रकार जो भूमि है राज्य का एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं संगठित सरकार की। किसी भी राज्य में अराजकता की स्थिति रोकने के लिए एक संगठित सरकार का होना या चुनी हुई सरकार या तानाशाही सरकार या जिस प्रकार की सरकार हो उसका होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संगठित या शक्तिशाली सरकार के अभाव में राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है और राज्य अराजकतावाद की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए जो जन समुदाय होता है, जनता होती है, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति, उसकी सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए एक संगठित सरकार का होना आवश्यक है। लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए एक संगठित सरकार होती है और संगठित सरकार के अंतर्गत एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो राज्य के भीतर न्याय और शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था और कानूनों का पालन करवाने की व्यवस्था इस बात को निर्धारित करती है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और जो आवश्यक सामुदायिक सेवाएं होती हैं और अन्य प्रकार की सेवाएं होती हैं, इसके अलावा बाह्य शत्रुओं से राज्य की रक्षा करने के लिए एक संगठित सरकार और साथ ही साथ एक संगठित सेना का होना भी आवश्यक है। इसलिए जो राज्य के जो नागरिक होते हैं उन्हें सुरक्षा देने के लिए एक संगठित सरकार राज्य का एक आवश्यक तत्व है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और सरकार एक मूर्त संस्था है और जो सरकार परिवर्तनशील होती रहती है या सरकार परिवर्तित होती रहती है जबकि राज्य स्थायी बना रहता है। और स्थायी बने रहने के साथ ही साथ सरकार किसी न किसी रूप में हर राज्य में बनी रहती है, चाहे वो तानाशाही सरकार हो, चाहे सैन्य सरकार हो, चाहे राजतंत्रशाही हो, चाहे चुनी हुई सरकार हो। तो राज्य में सरकार का होना अत्यंत आवश्यक है और सरकार जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है या जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनको प्राप्त करने का सरकार एक साधन होती है और राज्य एक साध्य होता है। अब हम बात करें संप्रभुता की, सोवर्जिनिटी की। संप्रभुता राज्य का चौथा तत्व या आवश्यक घटक है। संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य घटक और आवश्यक घटक भी है। हालांकि चारों आवश्यक घटक है लेकिन संप्रभुता भी एक आवश्यक घटक है। इसके अभाव में किसी भी राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और संप्रभुता उसे कहते हैं कि जिसमें कोई राज्य अपने आंतरिक और बाह्य दृष्टि दोनों प्रकार से कानूनों के आधार पर संप्रभु होता है, अर्थात वो ना आंतरिक रूप से दबाव में रहता है कानून बनाने या पालन करवाने संबंध में, ना बाह्य रूप से दबाव में रहता है। हालांकि इस समय वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं जैसे यूनाइटेड नेशन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ, जो पर्यावरण संबंधित संस्थाएं हुई और WHO हुआ, इनके कुछ ऐसे नियम होते हैं जैसे संबंधित जो देश होते हैं नियमों से बंधे होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन राज्यों या देशों की संप्रभुता पर कोई फर्क पड़ता है। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत किया जाता है। और
संप्रभुता इस अर्थ में है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए एक निश्चित कानून बनाता है। हर नागरिक या नागरिक समूह उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। अगर वो उन कानूनों का पालन नहीं करेगा तो उसे राज्य की जो व्यवस्था होती है, दंडिक व्यवस्था होती है, उसके द्वारा उन्हें दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार अगर संप्रभुता की बात की जाए, अगर भारत की बात की जाए, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत में एक सरकार भी थी, अर्थात ब्रिटिश सरकार भी थी। भारत का एक निश्चित भूभाग भी था, काफ़ी बड़ा भूभाग था, विस्तृत भूभाग था, और जनसंख्या भी काफ़ी अधिक थी। और इसके अलावा जनसंख्या, भूभाग और सरकार, तीन तत्व थे, लेकिन संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि संप्रभुता ब्रिटिश सरकार के पास थी या ब्रिटिश क्राउन के पास थी। इसलिए भारत को उस समय राज्य या राष्ट्र नहीं कहा गया। जब भारत आज़ाद हो गया तो सही अर्थों में राज्य के रूप में उभर के आया। अब समाज राज दर्शन और भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय संविधान समझने से पहले अगर राज्य के अन्य तत्वों की बात की जाए तो राज्य के अन्य तत्वों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। और राज्य के स्वरूप मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत जो धारणाएं हैं या अवधारणाएं, पहली अवधारणा है सावयवी अवधारणा। और सावयवी अवधारणा एक प्रकार से मनुष्य का जो शरीर है उससे संबंधित है, मनुष्य के शरीर से इसकी तुलना की जाती है। और सावयवी जो अवधारणा है, उदारवादी जो राज्य के स्वरूप की अवधारणा आई थी और जो विधिक या कानूनी अवधारणा आई थी उसके विरोध में हुई थी। उदारवाद सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्तियों का यांत्रिक योग है। जो व्यक्ति एक संख्या के अनुसार संगठित हो जाते हैं उनके योग कोई राज्य कहा गया है, और मनुष्यों ने अपनी इच्छा के अनुसार राज्य का निर्माण किया है, ऐसा उदारवादी जो मानवता के दार्शनिक उन्होंने बताया है। और इसी प्रकार संविदावादी उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य हैं, उन्होंने पारस्परिक समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण किया है। और राज्य एक कृत्रिम संस्था है, लेकिन राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, राज्य एक जटिल संस्था है और यह एक अपना अस्तित्व बनाए हुए भी है, स्वतंत्र राज्य के रूप में। इसके अलावा राज्य और व्यक्तियों में किसी प्रकार का अनिवार्य संबंध नहीं पाया जाता है, ऐसा जो संविदावादी उन्होंने बताया है। लेकिन विधि शास्त्री थे या कानूनविद थे, उन्होंने जो राज्य की विधिक कल्पना की है उसका कोई वास्तविक, उसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने बताया है कि राज्य कानूनों के आधार पर निर्मित हुआ है, और जो नागरिक या लोग कानूनों को मानते हैं उन्होंने राज्य का निर्माण किया है, कानूनों से लोग बंधे होते हैं। लेकिन जो सावयवी अवधारणा थी उसने दोनों मान्यताओं का विरोध किया, और उसने बताया राज्य और व्यक्ति के बीच अनिवार्य संबंध है, और राज्य की वास्तविक सत्ता को स्वीकार किया है, क्योंकि राज्य की वास्तविक सत्ता है और राज्य हमें दिखाई भी पड़ता है और इसका अनुभव भी होता है। और इसमें सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया प्लेटो ने, फिर बाद में आधुनिक युग में स्पेंसर और जो अन्य प्रत्यक्षवादी थे उन्होंने, और प्रत्ययवादी थे जैसे हीगल, ग्रीन, ब्रैडले ने इस जो संविधान के तहत जो राज्य की जो अवधारणा थी सावयवी अवधारणा, उसका जिक्र किया और उसे बताया। इसी प्रकार जो ब्लंटसली था उसने राज्य की सावयवी जो अवधारणा थी उसका प्रबल समर्थन किया। और जो राज्य की सावयवी धारणा है उसका निचोड़ यह है कि यह एक प्राणी वैज्ञानिक धारणा है, और जो राज्य को शरीरधारी मानती है, और इसका जो राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति होते हैं वो जीव कोष के समान है, कोशिकाओं के समान होते हैं। जैसे शरीर और उसके कोशिकाओं, उसके अंगों में जो संबंध होता है, पारस्परिक निर्भरता होती है, एक दूसरे में निर्भरता होती है, उसी के आधार पर राज्य में भी उसकी जो संस्थाएं होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका, जनता, संप्रभुता, उनमें आपस में संबंध होता है। और जिस प्रकार व्यक्ति के मस्तिष्क अंग और हृदय अंग, हाथ पैर आदि होते हैं, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं, और किसी भी अंग के सही प्रकार के कार्य न करने पर शरीर कार्य नहीं करता, उसी प्रकार राज्य भी कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार उन्होंने ये बताया कि जो राज्य है मतलब संस्थाओं का एक समूह मात्र नहीं है, और राज्य इन अंगों से पृथक भी नहीं है, और इन अंगों का राज्य से कोई पृथक या अलग अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार अब बात करते हैं जो सावयवी राज्य की अवधारणा थी, उसके बाद दूसरी अवधारणा या सिद्धांत की जो राज्य के निर्माण के संबंध में है, यह राज्य का सप्तांग सिद्धांत है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विशारद या दार्शनिक थे उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। इन्होंने राज्य को एक जनहित संवर्धक तथा लोक कल्याणकारी संस्था बताया, और इन्होंने बताया कि राज्य के बिना जीवन संरक्षण तथा पुरुषार्थ साधन संभव नहीं है। इन्होंने राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था बताया। इसके अलावा सजीव एकात्मक संस्था या जीवित जागृत शरीर बताया जिसके 7 अंग हैं। इसे राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। और राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है इसके आधार पर ही भारत में प्राचीन समय में राज्यों का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो भारतीय संविधान है उसमें भी इसके 7 जो अंग हैं उसका वर्णन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान में भी किया गया है।
जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, इसके अंतर्गत राज्य के 7 अंग जो महत्वपूर्ण अंग है, जिनके बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। और इस सिद्धांत को मुख्य रूप से मनु ने दिया, कौटिल्य ने दिया। इसके अलावा शुक्र नीति में सिद्धांत का वर्णन किया गया है, लेकिन आचार्य चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है और उसी के आधार पर इस सिद्धांत का आगे वर्णन किया जाएगा। अगर इसके 7 अंगों की बात की जाए, इसका पहला अंग है स्वामी या राजा, दूसरा अंग है अमात्य या मंत्री, तीसरा अंग है जनपद या राष्ट्र, चौथा अंग है पुर या दुर्ग, पांचवा अंग है कोष या खजाना, छठा अंग है दंड या बल और सातवां अंग है मित्र। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी या राजा की, इसके पहले अंग की। सप्तांग सिद्धांत है राज्य संबंधित। इसमें राजा का एक कूट स्थानीय भूमिका है और उसका मूर्धन्य स्थान है, अर्थात राजा का जो स्थान है सर्वोच्च माना गया है। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि एक सफल राजा के लिए कुछ अपेक्षित गुणों का होना आवश्यक है और उसने विस्तार से वर्णन भी किया है। कौटिल्य के अनुसार राजा उच्च कुल का होना चाहिए, उसमें दैवी बुद्धि और दैवी शक्ति हो, वह वृद्ध जनों की बात सुनने वाला हो, धार्मिक और सत्यवासी हो और परस्पर विरोधी बातें करने वाला ना हो। इसके अलावा वह कृतज्ञ हो और उच्च लक्ष्य वाला हो, उसमें अत्यधिक उत्साह हो, दीर्घ सूत्री ना हो, सामंतों को बस में रखने वाला हो, उसकी बुद्धि दृढ़ हो और विनय में रहने वाला हो। मनुस्मृति और अन्य स्मृति ग्रंथ हैं, उसमें यह बताया गया है कि राजा के लिए जितेंद्रिय अर्थात अपने इंद्रियों को संयमी रखने वाला होना चाहिए, अर्थात आत्म संयमी होना चाहिए। साथ ही साथ जो राजा अपनी इंद्रियों के बस में नहीं रहेगा, चाहे वो चक्रवर्ती राजा क्यों ना हो, उसका विनाश संभव है। और कौटिल्य ने यहाँ तक जिक्र किया है कि राजा को दिन के 24 घंटे किस प्रकार व्यतीत करने चाहिए। और प्राचीन धर्मशास्त्रियों ने राजा की निरंकुशता पर भी रोक लगाई है। महाभारत के अनुसार ये बताया गया है कि राजा भी दंड के अधीन है, राजा दंड से परे नहीं है। और राज्य अभिषेक के समय उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि दंड नीति में धर्म का जैसा प्रतिपादन किया गया है उसका वह भागीदार होगा और उसी के अनुसार वह उस दंड नीति का पालन करेगा और उस दंड नीति को ग्रहण भी करेगा। और इसके अलावा महाभारत में भी बताया गया है कि राजा और राज्य की जो सत्ता है वो परस्पर आश्रित होती है। जितना महत्व राजा का होता है उतना ही प्रजा का भी होता है। इसलिए राजा को निरंकुशता पूर्वक शासन नहीं करना चाहिए, केवल प्रजा के कल्याण के लिए शासन करना चाहिए। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख माना जाता है। इसके बाद कौटिल्य ने कहा है कि अगर राजा दंड शक्ति का दुरुपयोग करे तो गृहस्थ और प्रजा, आम प्रजा और सैनिक उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं, और ऐसा ही आचार्य बृहस्पति उन्होंने मत दिया था। और इसके अलावा कौटिल्य ने जो विभिन्न राज्य कर्मचारी सैनिक हैं उनकी योग्यता और कार्य के अनुसार वेतन देने का विधान किया था, क्योंकि उन्हें इतना वेतन मिलता रहे जिससे वो अपनी परिवार की जीविका चलाते रहें और संतुष्ट बने रहें। इसके बाद बात करते हैं दूसरे अंग की, अमात्य या मंत्री की। दूसरा अंग होता है अमात्य या मंत्री। जो भारद्वाज रिश्ते उन्होंने बताया है कि अमात्य का स्थान या मंत्री का स्थान राजा से ऊंचा होता है, जबकि कौटिल्य ने ऐसा नहीं माना है। कौटिल्य ने बताया है कि अमात्य या मंत्री का स्थान राजा से दूसरा होता है और राजा के जितने या राज्य के जितने ही कार्य होते हैं उनके मूल में अमात्य या मंत्री होता है, क्योंकि जनपद की कर्म सिद्धि के लिए और अपना और दूसरों का योगक्षेम साधन करने के लिए, विपत्तियों का प्रतिकार करने के लिए, खाली पड़ी हुई भूमि को बसाने के लिए और उस भूमि को उन्नत करने के लिए, साथ ही साथ सेना को संगठन में लाने के लिए, सेना को संगठित करने के लिए, करों को एकत्र करने के लिए और जनता कल्याण के लिए जो कार्य करता है वो मंत्री ही करता है। और इसलिए कौटिल्य ने अमात्य मंत्री में अपेक्षित जो गुण है उनका वर्णन किया है। उसने बताया है कि किसी व्यक्ति की भली भांति उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र की परीक्षा करके उसे मंत्री बनाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ कौटिल्य ने यह भी बताया है कि कौन से मनुष्य अमात्य या मंत्री पद पर नियुक्त किए जाएं। और इसके अलावा मनुस्मृति उसमें बताया गया है राज्य संस्था के लिए राज्यों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि जो दंड शक्ति का प्रयोग है वो मुख्य रूप से मंत्री या अमात्य की सलाह से ही किया जाता है और मंत्री की सलाह से ही राजा महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इसलिए मनुस्मृति में मंत्री को या अमात्य को राजा के समकक्ष बताया गया है। इसके बाद हम तीसरे अंक की बात करेंगे, जनपद या राष्ट्र।
भारतीय जो राजनीतिक दर्शन है या प्राचीन राजनीतिक दर्शन है उसमें राष्ट्र का अर्थ कई प्रकार से लिया गया है, लेकिन महाभारत में ये बताया गया है, महाभारत आदि ग्रंथों में, कि जनपद की भूमि होती है और निवासियों की जो भूमि होती है उसको ही राज्य कहा जाता है। लेकिन जो अन्य ग्रंथ हैं उसमें राष्ट्र या राज्य की कोई विशेष अवधारणा नहीं मिलती है, लेकिन लक्षण मिलते हैं। जैसे मुख्य रूप से इसमें अर्थशास्त्र को ही लिया जाता है। कौटिल्य लिखित, कौटिल्य ने जनपद के गुणों का सविस्तार वर्णन किया है। ऐसा वर्णन किसी भी भारतीय जो ग्रंथ है राज्य या राजनीति संबंधित उसमें नहीं है। प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो कौटिल्य ने बताया राज्य को एक स्थानमान होना चाहिए, अर्थात राज्य की एक जो भूमि है वो दिखनी चाहिए कि हाँ इस भूमि पर राज्य स्थापित है। और इसके अलावा राज्य के बीच में और उसकी जो सीमा या सीमांत है वहां पर दुर्ग स्थापित होने चाहिए था, अर्थात या पुर होने चाहिए, और उनका क्षेत्रफल इतना विस्तृत हो कि जनता बाह्य आक्रमण या अकाल के समय उसमें शरण ले सके उस भूमि के अंदर। इसके अलावा शत्रुओं का पराभव हो सके, उसमें अनाज पैदा हो सके और उसमें जंगली पशुओं की प्रचुरता ना हो, उसमें चारागाह भी हो और उसकी जलवायु बलदायक हो, देखने में सुंदर हो, उसमें कृषि की सिंचाई संबंधी व्यवस्था हो, उसमें नदियां हो, उसमें खाने हो, उसमें हाथी बहुतायत में हो, इमारती लकड़ियां हो। इसके अलावा उसमें गुप्त मार्ग भी हो और स्थल मार्ग और जल मार्ग भी हो। इसके अलावा सेना और जो जनता है करों का बोझ उठाने में समर्थ भी हो। इसके अलावा उसके किसान कर्मशील हो और जिसके स्वामी अवर्ण बढ़ के लोगों में बुद्धिमान हो और जिसकी जनता पवित्र आचरण करने वाली हो। इसके बाद इसके अगले अंक की बात करेंगे, चौथे अंक की, पुर या दुर्ग की। जो पुर या दुर्ग का महत्व प्राचीन काल से अभी तक है वो बात अलग है। पुराने समय पुर कई प्रकार के हुआ करते, पुर या दुर्ग, लेकिन अब आधुनिक समय में इनकी जो भूमिका है या इनका जो रूप है बदल गया है। पुर या दुर्ग की जो सत्ता है राज्य के बीच में होनी चाहिए ऐसा बताया गया है, और जिसे दुर्ग या किले के रूप में जाना जाता है। और पाराशर जो रिश्ते उन्होंने ये बताया है कि राजकोष और सेना मुख्य रूप से दुर्ग में ही निवास करती है और आपत्ति काल में जनपद के निवासी दुर्ग या किले में ही शरण लेते हैं। कौटिल्य के अनुसार यदि दुर्ग ना हो या किला ना हो तो कोष या खजाने पर या राजकोष पर शत्रु आराम से अधिकार कर लेगा, और जिसका दुर्ग सुदृढ़ होगा उसे परास्त करना भी मुश्किल होगा। और जो पुर हैं उनके प्रकार या किले के प्रकार हैं कई ग्रंथों में अलग अलग मिलते हैं। जैसे जनपद की सीमाओं पर निर्धारित या स्थापित पुर या किले, इसके अलावा मही दुर्ग, गिर दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग इत्यादि दुर्गों का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं कोष की, खजाने की। राज्य के स्थायित्व के लिए भारतीय विचारकों ने कोष के महत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि जिस देश का मुद्रा भंडार जितना अधिक होगा वह देश उतना विकसित होगा। आपत्ति काल में अपने नागरिकों कल्याण के लिए या युद्ध काल में नागरिक कल्याण के लिए तुरंत धन उपलब्ध करा देगा। और राज्यों के जितने कार्य होते हैं या देशों के जितने कार्य होते हैं उनका आधार कोष या खजाना ही होता है, मुद्रा भंडार ही होता है। कौटिल्य के अनुसार जो कोष है उसके निम्नलिखित गुण बताए गए हैं। उसे धर्म पूर्वक अधिगत होना चाहिए, उसे धर्म पूर्वक या जो सामान्य कर है उसके माध्यम से ही उसे हस्तगत होना चाहिए या उसे इकट्ठा करना चाहिए, ना कि उसे लूटपाट के द्वारा इकट्ठा करना चाहिए। और इसके अलावा उसे राजा ने स्वयं ही उसे अधिगत किया हो या प्राप्त किया हो। और इसके अलावा कोष में स्वर्ण और चांदी के सिक्के, विविध रंग के आभूषण और रत्न होने चाहिए। और कोष इतनी मात्रा में अधिक होना चाहिए कि बाहरी आक्रमण, दुर्भिक्ष और अन्य आपत्तियों के समय उससे गुजारा चल सके। इसके बाद बात करते हैं इसके छठे अंक की, सेना या बल की। राज्य संस्था के लिए सेना का महत्व हमेशा से रहा है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। और बाह्य आक्रमणों से और देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का महत्व निर्विवाद रूप से अभी भी है। और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए, आंतरिक अशांति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सेना का होना आवश्यक है। और प्राचीन जो नीति ग्रंथ हैं उसमें अनेक प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें मौल, भूत श्रेणी और गुप्तचर श्रेणी और आठविक सेनाएं, इनका वर्णन किया है। प्रधान सेना हुआ करती थी। और सेना के जो गुणों का वर्णन कौटिल्य ने किया है अर्थशास्त्र में। उसने बताया है कि उसके सैनिक ऐसे होने चाहिए जिनका वंश परंपरा से सैनिक कर्म करता रहा हो, और सेना स्थायी होना चाहिए, उसे अनुशासित होना चाहिए। इसके अलावा सैनिकों की पत्नियां
और संतान को इतना वेतन दिया जाना चाहिए जिससे वो संतोष अनुभव कर सके। और इसके अलावा महाभारत के अनुसार ये बताया गया है कि सैनिकों को संतुष्ट देश के प्रति अनुरक्त तथा समर्थ बनाए रखने के लिए भोजन भत्ता और वेतन आदि समझ देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके 7वें अंग मित्र की। यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के। मित्र को भी राज्य संस्था का एक आवश्यक अंग बताया गया है। और अगर आधुनिक समय में भी देखें तो जिस देश के पास जितने मित्र देश होंगे वह देश उतना ही शक्तिशाली होगा। कोई भी देश आधुनिक समय में, प्राचीन समय में न्यूट्रल नहीं रह सकता है। कौटिल्य के अनुसार मित्र राज्य ऐसे होने चाहिए जिसके साथ पितृ पितामह से ही मैत्रिक संबंध चले आ रहे हों, और इसके अलावा वह स्थायी मित्रता होनी चाहिए या स्थायी मित्र राष्ट्र होना चाहिए, और जिसको नियंत्रण में सत्ता होनी चाहिए और जिसे शीघ्रता से अपने विरुद्ध ना किया जा सके, ऐसा मित्र राष्ट्र या देश या राज्य होना चाहिए। और इसके अलावा अगर इसका तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए सप्तांग सिद्धांत का, तो सप्तांग सिद्धांत में वही तत्व मिलते हैं जो इस समय आधुनिक काल में जो लोकतांत्रिक देश है उनमें मिलते हैं। तो ये तो हुआ राज्य से संबंधित विस्तृत वर्णन।